Very good morning to all. We are starting with chapter dividend decisions. Dividend decision is one of the most important financial management decisions. जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, उसी तरीके से डिविडेंड डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डिविडेंड डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन तो है ही, साथ में ये कॉम्प्लिकेटेड और टफ डिसीजन भी है. कैसे? सपोज एक कंपनी इस बार ह्यूज प्रॉफिट कमाती है, मतलब नॉर्मल कोर्स में जो वो प्रॉफिट कमाती है उससे ज्यादा प्रॉफिट इस बार उस कंपनी ने कमाया है. तो ऐसी कंपनी को क्या करना चाहिए? इस बार ज्यादा डिविडेंड दे देना चाहिए या फिर जो नॉर्मल तरीके से हम डिविडेंड दे रहे थे अभी तक उतना ही डिविडेंड दे? ये एक टफ डिसीजन है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर एक कंपनी इस साल ज्यादा पैसे कमाई है और वो अधिक डिविडेंड इस बार दे देगी तो शेयर होल्डर की हर साल की एक्सपेक्टेशन अब बढ़ जाएगी. अगले साल भी शेयर होल्डर को लगेगा कि बढ़ा हुआ डिविडेंड मिलना चाहिए. और सपोज करिए कि अगर कंपनी की अगले साल प्रॉफिट उतनी नहीं हुई तो क्या होगा? कंपनी के शेयर की प्राइसेस डाउन हो जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन डिविडेंड की बढ़ चुकी है. अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अच्छा चलो ठीक है, कंपनी क्या करती है? डिविडेंड हाई नहीं देती है, वो लो डिविडेंड ही देती है, या फिर जो नॉर्मल तरीके से डिविडेंड हर साल दे रही थी कंपनी उतना ही देती है, और जो इस बार ज्यादा प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने वो रिटेन कर लेगी. हो सकता है कंपनी ने उस प्रॉफिट को रिटेन कर लिया लेकिन कोई उसका यूज नहीं है. ठीक है, उस फंड का अगर कंपनी के पास कोई यूज नहीं है तो पता है दिस विल रिजल्ट इनटू ओवर कैपिटलाइजेशन. कंपनी की वर्थलेस यूजलेस कैपिटल कंपनी के पास पड़ी रह जाएगी. क्लियर हो रही है यह बात? तो कुल मिला के आपको यह समझ में आ रहा है कि डिविडेंड के लिए थॉट बनाना कि डिविडेंड कितना पे किया जाए, किस प्रॉफिट पे कितना पे किया जाए, ये एक डिफिकल्ट डिसीजन है. ठीक है, तो ऑल्दो इन दिस चैप्टर वी डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन ऑन आवर ओन. हम लोग डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की, डिफरेंट पर्संस की थ्योरीज को पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से डिविडेंड को पे करने के लिए हमें बताया है. ठीक है, तो हम उनके फॉर्मूलेस को एज इट इज यूज करेंगे और कंप्यूट करेंगे कि व्हाट शुड बी द डिविडेंड पेबल. ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन इज ऑल टुगेदर थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट फॉर डिविडेंड रिलेटेड डिसीजंस. The name of the chapter is Dividend Decisions, and what are we going to study here is relationship between dividend and share prices. कितना डिविडेंड कंपनी को देना चाहिए? हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि उनकी शेयर मार्केट प्राइसेस हमेशा हाई रहे. ठीक है, तो बेसिकली यही यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हम अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई कर पाएंगे. मार्केट में शेयर प्राइसेस हाई रहेंगी तो आपको रिलेशनशिप समझना है डिविडेंड डिसीजन का और शेयर मार्केट प्राइस का. ठीक है, तो इसके लिए कुछ बातें पहले हम लोग कर लेते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर पेइंग टैक्सेस जो भी प्रॉफिट हमारे पास बचता है उसका एक हिस्सा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और दूसरा हिस्सा कंपनी रिटेन कर लेती है. प्रॉफिट के उस हिस्से को जिसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसे कहा जाता है डिविडेंड, और जो कंपनी रिटेन कर लेती है, बचा के अपने पास रख लेती है, उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग. इस चैप्टर में हम लोग जो भी डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन देखेंगे वो किसी ना किसी पर्सन की थ्योरी दी हुई है और उसे एज इट इज हमें एडॉप्ट करना है. ठीक है, अगर ब्रॉडर कैटेगरी में हम बात करें तो डिविडेंड की थ्योरीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. थ्योरीज ऑफ डिविडेंड. व्हाट आर दोज टू कैटेगरीज? वन इज इररेलेवेंस थ्योरी, and the other is relevance theory. ठीक है, व्हाट इज इररेलेवेंस थ्योरी? इररेलेवेंस थ्योरी का मतलब है डिविडेंड विल नॉट इंपैक्ट द शेयर प्राइसेस. डिविडेंड विल नॉट इंपैक्ट शेयर प्राइसेस. व्हाट डज इट मीन?
कि कंपनी जो कमा रही है, कंपनी की जो अर्निंग है उस पे शेयर की प्राइसेस डिपेंडेंट होती है, उसमें से कितना कंपनी रिटेन कर लेती है, कितना पे कर देती है, इज इममटेरियल। शेयर होल्डर को इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कि कंपनी ने उस पैसे को रिटेन कर लिया या फिर उसे पे कर दिया, क्योंकि अगर कंपनी ने उस पैसे को रिटेन भी कर लिया तो उस पैसे पे फर्दर कंपनी कमाएगी पैसे और इससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। ठीक है, तो irrelevance theory of dividend means that the shareholder is not impacted by the company's decision whether to pay dividend or not to pay dividend। ठीक है, dividend will not impact share prices मतलब whether a company pays dividend or does not pay dividend, whether a company pays dividend or does not pay dividend, it will not impact share price। ठीक है, what is relevance theory? Relevance theory is dividend will impact share price। इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर डिविडेंड पाने से खुश होते हैं, जब उनको डिविडेंड मिलता है तो शेयर होल्डर को अच्छा लगता है, और ऐसे में जब उन्हें अच्छा लगता है तो शेयर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है और शेयर की मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, मतलब डिविडेंड विल इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइसेस, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, बट इररिलेवेंस थ्योरी मींस द डिविडेंड विल नॉट इम्पैक्ट द शेयर प्राइसेस। डिविडेंड शेयर होल्डर को मिले या ना मिले इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर के रिस्पेक्ट में शेयर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है? अर्निंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसका मतलब यह भी है कि शेयर होल्डर सीज अर्निंग ऑफ द कंपनी, वो कंपनी की अर्निंग को देखते हैं, वो डिविडेंड पे आउट नहीं देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सर इररिलेवेंस थ्योरी किसने किसने दिया है? तो इररिलेवेंस थ्योरी के लिए हम लोग पढ़ेंगे एमएम अप्रोच, मोदिग्लेनी मिलर अप्रोच। हालांकि मोदिग्लेनी मिलर अप्रोच आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, कहां पे? कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहां पे भी डिविडेंड डिसीजन में भी मोदिग्लेनी मिलर अप्रोच को हम लोग देखेंगे। डिविडेंड विल इंपैक्ट शेयर प्राइसेस, ऐसी थ्योरी किसने किसने दी है? वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, लिंटर्स मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी इकोनॉमिस्ट जब थ्योरी देता है ना तो उसकी बड़ी सारी एजम्पशंस होती हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली मार्केट में वो सारी एजम्पशन वर्क नहीं करती। तो कुल मिलाकर अगर सही बात कही जाए तो कोई भी थ्योरी परफेक्ट थ्योरी नहीं है, एज बिकॉज उनकी जो एजम्पशंस है वो मार्केट में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, वो तो बेसिकली अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं कि अगर ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर है तो इस तरीके की थ्योरी वर्क करेगी, इस तरीके के डिविडेंड डिसीजन वर्क करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वही एटमॉस्फेयर मार्केट में देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि इनकी थ्योरी वर्केबल नहीं है तो परफेक्ट सी बात है। ठीक है, वो थ्योरी परफेक्टली वर्केबल तभी है जब उनके एटमॉस्फेयर में हम देखें। ठीक है, और जो आपको प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देगा। ठीक है, there cannot be any question on any of the point raised by them, there cannot be any question on the formula created by them। ठीक है, बेसिकली इनको जो लगा उन्होंने वैसी थ्योरी क्रिएट की है। ठीक है, प्रैक्टिकली मार्केट में अगर जिनको इनकी थ्योरी अच्छी लगती है वो उन्हें अडॉप्ट करते हैं, जिनको इनकी थ्योरी अच्छी नहीं लगती है वो मार्केट में इसे अडॉप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम अप्रोच की बात करें तो आपको इन सभी थ्योरीज में जो फॉर्मूलेज दिए गए हैं वो आपको याद कर लेने हैं और फंडामेंटली सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहां पे। ठीक है, तो एक बार और बात कर ले, इररिलेवेंस थ्योरी में एमएम अप्रोच देखेंगे और रेलेवेंस थ्योरी में हम लोग वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल और लिंटर्स मॉडल देखेंगे। तो कुल मिला के हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? टोटल 5 मॉडल्स को पढ़ना है। राइट, चलिए एक एक करके अभी स्टार्ट करते हैं।
विल बी स्टार्टिंग विथ MM अप्रोच। अच्छा, कोई हमें यह बताएगा कि MM अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या था? मोदी-ग्लेनी मिलर मॉडल था वहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर में। वहां पे क्या बताया है मोदी-ग्लेनी मिलर ने? वहां पे ये बताया गया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क नहीं लाता है। आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, डेब्ट और इक्विटी का कंपोजिशन कुछ भी हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फर्म विल आल्सो बी कांस्टेंट। बिल्कुल वही बात यहां पे भी कह रहा है। यहां पे भी कह रहा है कि डिविडेंड डिसीजन विल नॉट अफेक्ट द शेयर प्राइसेस, वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। रिपीट करते हैं, मोदी-ग्लेनी मिलर ने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में जो आपने थ्योरी देखी थी वहां पे क्या कहा था कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल नॉट अफेक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे क्या कहता है मोदी-ग्लेनी मिलर? दिस थ्योरी was proposed by, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए। हम लोग 2-3 लाइनों में हर थ्योरी को लिख लेंगे विथ फॉर्मूलाज, तो एक क्विक रिवीजन के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हमेशा। ठीक है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रैंको मोदी-ग्लेनी एंड मेर्टन मिलर। दे आर टू डिफरेंट पर्सन, एक है फ्रैंको मोदी-ग्लेनी और दूसरा है मेर्टन मिलर। इन दोनों ने मिलके क्या दिया था? मोदी-ग्लेनी मिलर अप्रोच। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, according to this approach, market price of share and market value of equity, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मतलब एक शेयर की मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब पूरे इक्विटी में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फुल वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, जिसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल इक्विटी कैपिटल। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल इक्विटी कैपिटल कैसे निकलता है? से फॉर एग्जांपल दे आर 1 लाख शेयर्स और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 60 रुपीज, तो 60 लाख इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी थी? 10 ही रुपए। हो सकता है फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो 1 लाख शेयर की मार्केट वैल्यू अगर 60 रुपए हो गई तो हम 60 लाख रुपए को क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिपेंड्स solely on its earning and not on its dividend payout. ठीक है, dividend will not affect share price. ठीक है, होगा क्या कि if ₹2 dividend is not declared, price will increase by ₹2। बहुत सिंपल सी बात है, इस लाइन को ध्यान से समझिए क्या हम कहना चाहते हैं। मोदी-ग्लेनी मिलर ये कहता है कि अगर एक कंपनी ₹2 का डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देगी तो शेयर प्राइसेस ₹2 कम हो जाएंगे, और अगर वो ₹2 का डिविडेंड नहीं देगी तो मार्केट में शेयर की प्राइस ₹2 एक्स्ट्रा रहेगी। यानी कुल मिला के डिविडेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर if dividend of
10 पेड, अगर 10 रुपए का डिविडेंड पे करने पे प्राइस 100 रुपए है, तो इफ डिविडेंड ऑफ ₹10 नॉट पेड होता तो प्राइस कितनी होती? 110। यानी शेयर की प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। डिविडेंड जितना, डिविडेंड का जो इंपैक्ट है वो बेसिकली पूरा पूरा इंपैक्ट कहां पे है? शेयर प्राइसेस पे। यानी अगर हम डिविडेंड 10 रुपए का दे देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि डिविडेंड दे देने से शेयर होल्डर खुश हो गए और शेयर की प्राइसेस में कोई इजाफा हो गया, कुछ नहीं। अगर 10 रुपए का डिविडेंड दे दिए तो 100 रुपए प्राइस है, नहीं दिए वो 10 रुपए का डिविडेंड तो 110 रुपए शेयर प्राइस है। नाउ द फॉर्मूला गिवन बाय दिस अप्रोच इज, जो आपको याद कर लेना है, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के। आई होप ये सब तो सब कोई समझता है ना। P0, P1, D1। P0 क्या होता है? प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ ईयर कहिए या पीरियड कहिए, बिगनिंग ऑफ पीरियड। P1 इज प्राइस ऑफ शेयर at the end of period, D1 is, D0 जो होता है वो लास्ट डिविडेंड होता है और D1 क्या होता है? नेक्स्ट डिविडेंड। आने वाले डिविडेंड को D1 कहते हैं, जो मिल चुका है डिविडेंड उसे D0 कहते हैं, ठीक है। D1 इज नेक्स्ट डिविडेंड, ठीक है। एंड व्हाट इज KE? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। प्राइस ऑफ शेयर एज ऑन डेट ₹100, dividend to be paid dividend to be declared ₹10, cost of equity is 15%, ठीक है। कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर if number 1 dividend is paid, number 2 dividend is not paid। दोनों सिचुएशन में आपको शेयर की प्राइस निकालनी है, अगर डिविडेंड पे होगा तब और डिविडेंड नहीं पे होगा तब, ठीक है। मतलब कि डिविडेंड पे होगा तो मतलब 10 रुपए पे होगा, डिविडेंड पे नहीं होगा तो दैट मीन्स डिविडेंड इज 0। कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला लगाया जाए। सॉल्यूशन P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के।
बस यही फॉर्मूला आपको रट लेना है। मोदिग्लेनी मिलर का फॉर्मूला क्या है? P0 इजिकल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। तो कैन वी हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट? नो, आज बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ मोदिग्लेनी मिलर। ठीक है, मोदिग्लेनी मिलर ने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और उसके हिसाब से उन्हें जो ठीक लगा, दैट क्रिएशन हैज बीन गिवन बाय देम। ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर एज ऑन डेट 100 रुपीज, ये क्या है? P0 या P1? एज ऑन डेट। ठीक है, व्हाट इज दिस? P0। P1 का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में जो प्राइस हो जाएगी, तो दिस इज P0। P1 यही तो हमें कैलकुलेट करना है, प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा। ठीक है, इफ डिविडेंड इज पेड, मतलब डिविडेंड 10 रुपया अपॉन 1 प्लस के 1 प्लस 0.15। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो गया? 1.15। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, यहां पे लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 100 से, तो दिस विल बिकम 115। 115 इज इक्वल टू P1 प्लस 10। तो P1 कितना हो जाएगा बच्चों? P1 विल बी इक्वल टू 105। राइट, अगर डिविडेंड पे हो रहा है तो प्राइस कितनी है? 105। डिविडेंड पे नहीं होगा तो पता है प्राइस कितनी होगी? बिना कैलकुलेट किए भी हम निकाल सकते हैं। अगर डिविडेंड पे नहीं होगा, 10 रुपए का अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो मार्केट में प्राइस कितनी है? 105। अगर वो 10 रुपए का डिविडेंड ना दे तो मार्केट में प्राइस कितनी हो जाएगी? 115। यानी डिविडेंड की वजह से शेयर के प्राइसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, जितना डिविडेंड का इंपैक्ट है बस वही मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट है। ठीक है, डिविडेंड देने की खुशी का कोई इंपैक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा इंपैक्ट। ठीक है, अगर 10 रुपए का डिविडेंड दिए तो 10 रुपए मार्केट प्राइस कम है, और नहीं दिए तो 10 रुपए ज्यादा है। यानी डिविडेंड का इन्फ्लुएंस नहीं है मार्केट प्राइस पे। बेसिकली डिविडेंड जितनी बस करेक्शन है मार्केट प्राइस में। ठीक है, डिविडेंड देने की खुशी का कोई इजाफा नहीं है शेयर प्राइस में। क्लियर बात? यही मोदिग्लेनी मिलर कहना चाहता है। कहना यही चाहता है वो कि मार्केट प्राइस बिल्कुल डिविडेंड के अमाउंट से करेक्ट हो जाती है, कोई डिविडेंड की वजह से इंपैक्ट नहीं बनता। शेयर होल्डर कोई खुश या नाखुश नहीं है, क्योंकि अगर वो खुश या नाखुश होता है डिविडेंड की वजह से कुछ भी, तो उसका इंफ्लुएंस भी तो दिखाई देता प्राइस पे। तो कैन यू टेल मी कि अगर डिविडेंड पे हो रहा है 10 रुपए का तो मार्केट प्राइस 105 है, तो डिविडेंड पे नहीं होगा 10 रुपए का तो मार्केट प्राइस कितनी होगी? 115 रुपए होगी। अगर नहीं पे हुआ 10 रुपए का डिविडेंड तो 115 रुपए की मार्केट प्राइस होगी। आइए कैलकुलेट करा देते हैं। ये वाला था डिविडेंड पेड। अब इधर हम आपको कैलकुलेट करा देते हैं डिविडेंड नॉट पेड। फॉर्मूला फिर से लिख दिए, चलिए। P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के। P0 इज 100, P1 हमें निकालना है, D1 0, डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, 1 प्लस 0.15। 1.15 डिनोमिनेटर में हो गया, 100 से जाके मल्टीप्लाई होगा 115। 115 इज इक्वल टू P1। ये देख लीजिए, डिविडेंड 10 रुपए का पे नहीं किए तो 10 रुपए से ही क्या हुआ? शेयर की प्राइस बढ़ गई। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट दिस फॉर्मूला इज। यू विल हैव टू सिंपली लर्न दिस फॉर्मूला। P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। ठीक है, नंबर 2, मोदिग्लेनी मिलर सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है कि शेयर की प्राइस हमारी अनइन्फ्लुएंस्ड है। इनफैक्ट वो ये भी कहता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म विल ऑल्सो बी अनइन्फ्लुएंस्ड। वैल्यू ऑफ द फर्म पे भी कोई असर नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू MM, वैल्यू ऑफ फर्म shall also remain constant। वैल्यू ऑफ फर्म को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई V नीचे स्मॉल f, वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, एंड व्हाट दिस वैल्यू ऑफ फर्म इज? वैल्यू ऑफ फर्म होता क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर n इनटू प्राइस ऑफ शेयर एज ऑन डेट।
व्हाट इज एन? एन का मतलब है नंबर ऑफ शेयर और P0 का मतलब है प्राइस ऑफ शेयर एज ऑन डेट। ठीक है, तो आज तो NPO है, कल हम और शेयर्स को रेस कर देंगे, ठीक है, विथ अ डिफरेंट प्राइस, तो क्या मेरी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। उसका कहना है कि वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहना चाहता है आगे दिखा देते हैं आपको। वो कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म या फिर कह लीजिए NP0 जो आज है, दिस विल रिमेन सेम। कब? जब आप नए शेयर रेस कर लोगे तब भी। N नंबर ऑफ शेयर प्लस डेल्टा N न्यू शेयर इंटू P1, ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। अभी पहले फॉर्मूला याद कीजिए, एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उससे ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको ये फॉर्मूला अभी समझ में आ गया ना कि व्हाट वाज दैट, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के। ये क्लियर हो गया, हमें शेयर की प्राइसेस पे इंपैक्ट भी दिख गया। अब बिल्कुल उसी तरीके से एक बार ये फॉर्मूला याद कीजिए, NP0 इज इक्वल टू N प्लस डेल्टा N ब्रैकेट के अंदर इंटू P1 माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस के। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, डेल्टा एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यू शेयर इशूड, ठीक है। P1 क्या है? प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड। P0 हो जाता है वो प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड होता है, मतलब एज ऑन डेट होता है P0। तो P0 को प्रेजेंट प्राइस कहते हैं, P1 को फ्यूचर प्राइस कहते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड। व्हाट इज I? I is investment required, and E is earning of the period. What is KE? Cost of equity.